हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट किया था और वो था हमारा मोशन। तो मोशन में हम लोग प्रीवियस क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही जाने थे कि हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बताए थे कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा रेफरेंस पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रेफरेंस पॉइंट के इस चैप्टर में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट को आप मैंने क्लियर कर दिया था। आज फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बताए थे कि इस टॉपिक में हम लोग को दो तरह का स्टेट पढ़ना है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि तीन तरह का स्टेट होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक हमारा गैस होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को फिजिक्स में हम लोग को दो तरह का स्टेट सिर्फ पढ़ना रहता है। एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है हमारा मोशन। या आप कह सकते हैं इन फिजिक्स ओनली टू स्टेट, ठीक है। इसमें सिर्फ दो स्टेट्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है हमारा रेस्ट, और सेकेंड जो हमारा होता है वो होता है मोशन। ये दो स्टेट है। या तो ऑब्जेक्ट आपको रेस्ट में दिखेगा या तो ऑब्जेक्ट आपको मोशन में दिखेगा। लेकिन रेस्ट और मोशन भी बताने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 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 टाइम पास हो रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट वहीं पर है, कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं किया है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में कहलाता है। जैसे मैंने एक पेन लिया, ठीक है। इस पेन को अभी हम यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। मार्कर को यहाँ पर रखे हुए हैं, तो हमसे इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। जैसे जैसे टाइम क्रॉस कर रहा है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम तो पास होते जा रहा है, लेकिन पेन अभी तक वहीं पर है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कि वो रेस्ट में है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन होता है कि टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं यहाँ पर एक मार्कर रखी हूँ, अभी हमसे ये डिस्टेंस मान लिया कि 1 मीटर है या 2 मीटर या 3 मीटर, जितना भी है डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अब ये टाइम मान लिया कि मेरा 8 बज रहा है, उसके बाद मेरा 8 बज के 1 मिनट हुआ, 8 बज के 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ। इस तरह से टाइम क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन मार्कर कहाँ है, वहीं पे है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट जहां पर था वहीं पर है। तो रेस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ट्री देखते हैं, ठीक है। ट्री आप देखोगे कि 2 साल 3 साल जितने साल से भी देख रहे हो तो वहीं पर है वो, तो वो क्या है, रेस्ट में है। और मोशन में क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट भी अपना पोजीशन चेंज करते जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर लिया, ठीक है। अभी इसका यहाँ पोजीशन है इतने डिस्टेंस पे, फिर ये थोड़ा डिस्टेंस चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ, फिर इस तरीके से चेंज हुआ, फिर ये चेंज हुआ। इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे में हम ऑब्जेक्ट को, इस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में। फिर से समझ लीजिए, टाइम इंक्रीज कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर वहीं पर है तो वो रेस्ट में है। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे टाइम मान लिया कि 8 बज के 1 सेकेंड हुआ, तो ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पे था तो 2.5 मीटर पे हुआ, 2.6 मीटर में हुआ। मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करते जा रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज होते जा रहा है। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में है। क्लियर है। तो रेस्ट और मोशन का यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन डज नॉट चेंज, position does not change with time, ठीक है। पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। और इसमें होगा, इस केस में होगा नॉर्मल पोजीशन चेंज विथ टाइम, पोजीशन चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बताने के लिए या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो बताने के लिए हम लोग को सबसे पहला काम है कि रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के हिसाब, टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम, मतलब टाइम इंक्रीज कर रहा है और ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है,
तो उस केस में ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि रेस्ट और मोशन लोग बच्चे बोलते हैं कि रेस्ट एंड मोशन तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मोशन में मूव कर रहा है तो वो मोशन में। बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड मोशन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। इसीलिए रेस्ट एंड मोशन को बहुत अच्छे से समझना कि रेस्ट एंड मोशन क्या है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में, टाइम के अकॉर्डिंग अगर उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है। और दूसरी बात ये है कि रेस्ट और मोशन बताने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट भी बताना पड़ेगा। मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट हम लिए हुए हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया, मार्कर ली हुई हूं और मैं अभी रेस्ट में हूं, मेरे अकॉर्डिंग में ये रेस्ट में है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग में क्या है, रेस्ट में है। अगर हम साथ साथ मूव कर रहे हैं तो क्या ये रेस्ट में है? ये भी रेस्ट में है, क्योंकि हम इस, आप जैसे देखो, मान लिया कि दो बच्चे दौड़ रहे हैं, ठीक है, दो बच्चे जब आपस में दौड़ते हैं तो वो देखना आपस में बात भी कर लेते हैं, आपस में कोई चीज एक्सचेंज भी कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं कि नहीं? क्योंकि उन दोनों के रिस्पेक्ट में वो दोनों रेस्ट में हैं। जब उसको थर्ड पर्सन जब देखेगा तो कहेगा कि नहीं वो दोनों मोशन में है, लेकिन वो दोनों अपने आप को क्या है, रेस्ट में देखेगा, ठीक है, रेस्ट में देखेगा। जैसे जैसे हम दौड़ रहे हैं, मेरे बगल में दौड़ रहा है तो क्या है, वो रेस्ट में ही ना है। समझ में आ रही है? रेस्ट और मोशन बताने के लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट बताना होगा। सबसे पहले किसके रेफरेंस में आप बता रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, किसके रेफरेंस में बता रहे हो कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्लियर है? मान लिया कि हमने अभी यहां पर मैंने मार्कर रखा, ठीक है, ये मेरे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन क्या हो रहा है, वो दौड़ते हुए जा रहा है तो उसको क्या दिखेगा, मोशन में दिखेगा। तो रेस्ट एंड मोशन बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग मोशन में कहते हैं, ठीक है। तो फिर से मेरी बात सुनिए, जैसे आप दो फ्रेंड हो, आप लोग दोनों साथ में दौड़ रहे हो, ठीक है, आप दोनों साथ में दौड़ रहे हो। जब आप दोनों साथ में दौड़ते हो तो आप मान लिए कि पानी पी रहे हो तो पानी का बॉटल उसको दे दोगे, पानी का बॉटल भी एक्सचेंज कर लोगे। आप उससे बात भी कर रहे हो, दोनों साथ में दौड़ रहे हो, तब आप उससे बात भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो वो आप दोनों को क्या, आपको क्या लगेगा, ये रेस्ट में है, उसको लगेगा कि आप रेस्ट में हो। लेकिन एक्चुअल में आप दोनों मोशन में हो। किसके रेस्पेक्ट में? थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में आप दोनों मोशन में हो, लेकिन आप दोनों अपने आप में क्या है, और रेस्ट में हो, ठीक है। तो मैं यहां पर यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि रेस्ट एंड मोशन आप आंख बंद करके नहीं बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में। आंख बंद करके आप नहीं बता सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसके रेफरेंस में पूछ रहा है, कि जिसके रेफरेंस में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है, या जिसके रेफरेंस में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग में ये मोशन में है। समझ में आ रही है बात? हम अगर हम मेरे साथ कोई मूव करने लगे, ठीक है, हम भी दौड़ रहे हैं, मेरे साथ कोई दौड़े, तो हम नहीं बोलेंगे कि वो मोशन में है, हम कहेंगे वो रेस्ट में है। अगर हम रेस्ट में है, हम रुके हुए हैं, कोई दूसरा दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे नहीं वो मोशन में है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रही है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो वो मोशन में है, ठीक है। अगर मान लिया कि हम, मेरे साथ एक और है आकर के, हम लोग दौड़ रहे हैं, दो आदमी, ठीक है, दो दोस्त आप लोग दौड़ रहे हो, ठीक है, दो दोस्त दौड़ रहे हो। मोशन का क्या है डिफिनेशन, कि पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप दोनों दोस्त दौड़ रहे हो, आपका पोजीशन और उसका पोजीशन दोनों सेम है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है आपका पोजीशन फिर यहाँ पर आ रहा है, टाइम बढ़ी हुई पोजीशन यहाँ पर आ रहा है, टाइम बढ़ा हुई पोजीशन यहाँ पर आ रहा है। आप दोनों के अकॉर्डिंग तो वो रेस्ट में है ना, आप दोनों रेस्ट में हो ना। लेकिन अगर उसको थर्ड पर्सन दिखेगा तो कहेगा नहीं वो दोनों मोशन में है, क्योंकि वो दोनों टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है उसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, तो वो क्या है, मोशन में है। लेकिन आप दोनों अगर दौड़ रहे हो तो आप दोनों अपने आप को क्या कहोगे, रेस्ट में है। समझ में आ रही है बात? इसका बहुत सारा एग्जांपल अभी देंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें आपको रेफरेंस पॉइंट देकर के बताएंगे। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगता है कि बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आसान तो रहता है, टफ डेफिनेटली नहीं रहता है,
लेकिन क्या होता है ना कि समझने में गलती हो जाती है। रेस्ट और मोशन बच्चे वही पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रेस्ट में, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन में। यहाँ पर फिजिक्स में आप लोग को इस तरीके से आप नहीं बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में। फिजिक्स में आप ये नहीं बोल सकते हो। फिजिक्स में आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में बताना है तो किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट पहले पता करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये बात को क्लियर रखिएगा। अभी अभी आप लोग क्लास 9th में आए हो तो आप लोग को सारा टॉपिक थोड़ा चेंज मिलेगा, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आप लोग जाने होंगे, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में रेस्ट क्या होता है, मोशन में क्या होता है, तो वो सिंपल सा वर्ड पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में आपकी पढ़ाई अब स्टार्ट हो गई है। क्लास 9 से ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और क्लास 9 से ही आप लोग को पूरा ध्यान के साथ पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर रेस्ट एंड मोशन को आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब दिखेगा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बता रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट बताए, कोई पूछे कि ये रेस्ट में है कि मोशन में, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, किसके रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में पूछा जा रहा है। आपके रेफरेंस में पूछा जा रहा है तो आप अपने रेफरेंस में देखो कि हाँ ऑब्जेक्ट वहीं पर है, टाइम इंक्रीज करते जा रहा है, ऑब्जेक्ट वहीं पर है, तो वो रेस्ट में है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट वहां पर रखा हुआ है और एक इंसान, एक बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, एक बच्चा दौड़ रहा है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा है, क्या उसको बोलेगा वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, ठीक है, और एक बच्चा उधर से दौड़ते हुए आया, ठीक है, मेरे सामने से दौड़ते हुए क्रॉस कर रहा है। अब हम उससे पूछेंगे बताओ ये रेस्ट में है कि मोशन में, तो वो डेफिनेटली कहेगा क्या मोशन में है, क्योंकि इसका पोजीशन उसको चेंज होते हुए दिख रहा है, एक्चुअल में पोजीशन उसका चेंज हो रहा है, वो मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन अभी वो यहां पर था, अभी मान ली कि वो यहां पर था तो उसको मारकर यहां पर दिखा, इधर गया तो मार्कर इधर दिखा, इधर गया तो मार्कर इधर दिखा, इधर गया तो मार्कर इधर दिखा, इधर गया इधर मार्कर, तो उसको पोजीशन चेंज होता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो रेस्ट और मोशन फिजिक्स में बताने से पहले सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसके रेफरेंस में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और किसके रेफरेंस में पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में। मोशन में हम लोग कहेंगे टाइम के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो वो मोशन में, और अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारा रेस्ट में है। क्लियर है? आई होप कि आप लोग को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जानेंगे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था फिजिकल यूनिट, जो हम लोग पढ़े थे कि फिजिकल यूनिट हम लोग जानेंगे, बताए थे ना कि हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। हम लोग बताया था कि आपको, मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, थर्ड पॉइंट में बताया था, आप लोग देखे होंगे, फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस स्टेज पे आ गए हो कि आप अब सीनियर हो गए हो, ठीक है, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको क्या पढ़ना है आगे चल के वो सब स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, इसलिए आप लोग को हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, फिजिक्स टफ लगता है, फिजिक्स टफ नहीं है, ये आप माइंड सेट किए हुए हो, आप माइंड से उसको हटाओ, कोई चीज भी टफ नहीं है, ना फिजिक्स टफ है, ना केमिस्ट्री टफ है, ना बायो टफ है, ना मैथ्स टफ है, ना एसएसटी टफ है, ना इंग्लिश टफ है, कुछ टफ नहीं है। बस स्टूडेंट को पढ़ने का दिल नहीं होता है, पढ़ने का मन नहीं होता है, तो वो दूसरे पे ब्लेम कर देता है कि भाई ये टफ है। बहुत सारे बच्चे मैथ से भागते हैं, मैथ्स हमको टफ लगता है, क्यों? अरे वो बनाना शुरू ही नहीं किए, उससे पहले ही बोल दे रहे ये टफ है। अब बनाना स्टार्ट तो करो, अब शुरू तो करो, कोई टफ नहीं है। मान ली कि पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा बन जाएगा, समझ में आ रही है बात? एक बार आप मान लिया कि क्वेश्चन बनाने बैठोगे, आपको 5 क्वेश्चन दिया गया, 5 में से एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बनेगा तो जरूर। 5 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे 5 क्वेश्चन। अभी आप क्लास 9th में आए हो, अभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, अगर वहां पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आपसे एक मान लिया कि 2 ही क्वेश्चन बनता है या एक ही क्वेश्चन बनता है, बना तो सही, एक ही क्वेश्चन बना,
लेकिन 4 क्वेश्चन जो आप पढ़े उससे आपका कुछ कुछ तो कंसेप्ट क्लियर होगा ना। समझ में आ रही है बात। इसीलिए किसी भी चीज को टफ नहीं बोलना है, ठीक है, टफ नहीं बोलना है, आपको उस पर मेहनत करना। एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा तो 3 बार में बनेगा। फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को करने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे करने लगोगे तो वो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। अभी आप लोग नया नया सीख रहे हो, अभी 9th में आए हो, आप लोग नए नए सब टर्म सीखोगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। आप सब कुछ कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते हो? आप इतना पढ़ करके क्लास 8 क्रॉस करके आ गए। समझ में आ रही है बात। आप इतना पढ़े तब ना क्लास 8 क्रॉस किए, तो आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, ठीक है, डरना नहीं है और पढ़ना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर अभी तो हम लोग यहां पर फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है जो बहुत सारे टीचर अक्सर बोलते हैं क्या कि आप तो पढ़ के आए होगे। इस चक्कर में सारे बच्चे क्या होते हैं, हाँ पढ़ के आए होंगे, हो सकता है हमने नहीं पढ़ा होगा या हम स्किप कर गए या हम एब्सेंट कर गए होंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, अभी आगे पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जानेंगे, बस उसी का एक छोटा सा टर्म यहाँ पर पढ़ना है आपको, फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारा 2 तरह का होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। बहुत सारे बच्चे सुनते हैं फिजिक्स टफ है, नहीं है टफ, बिल्कुल आसान है, बस आप पढ़ते जाओ ना, पढ़ते जाओ। फर्स्ट टाइम आप क्लास 9th में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल से आएगा, सॉल्व करोगे, तो फर्स्ट टाइम आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो ये आप एक बच्चे, सिंगल बच्चे नहीं हो जिससे नहीं बन रहा है, सब बच्चों को यही हाल है, फर्स्ट टाइम में नहीं बनता है क्वेश्चन, क्योंकि आप अभी नए नए न्यूमेरिकल बनाना सीख रहे हो। फर्स्ट टाइम नहीं बनेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ठीक है। आपको कौन नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, ऐसे मैं जो भी आपको टॉपिक क्लियर करूंगी उस पे जितना भी न्यूमेरिकल हमसे हो पाएगा, मैं हर एक तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। मैं आपको न्यूमेरिकल जब भी बताती हूँ, आप लोग को तो नहीं, क्लास 10th वाले को मैंने बताया है, मैं जो भी टॉपिक बताती हूँ उसमें से मैं 4-5 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कराती हूँ, ताकि करके वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं लगे कि सब क्वेश्चन एक तरह करते जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराते हैं ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो, और जब आप बनाने बैठो तो आपको ये नहीं लगे कोई नया क्वेश्चन आ गया मेरे साथ, ये सब तो हम कर चुके हैं। क्लियर है पॉइंट। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी which have only magnitude, only magnitude। मैग्नीट्यूड कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है बच्चों, ये मैथमेटिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैथमेटिकल वैल्यू को, मैथमेटिकल वैल्यू को ही हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, जैसे 5, 6, 7, इसी को मैग्नीट्यूड कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो वो क्या करेंगे, रट लेते हैं कि दोस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। अरे मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकल वैल्यू, जिसका सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू हो। जैसे हम लेते हैं, जैसे आपको हम कोई भी समा, जैसे हम बताते हैं, क्या हम बताते हैं आपको, लेंथ, जैसे हम लेंथ लिए, ठीक है, लेंथ हम बोलते हैं कि 5 मीटर है, ठीक बोलते हैं ना, 5 मीटर, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू लिए, मैथमेटिकल वैल्यू, पहले हम वेक्टर बता करके, और वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैव बोथ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहां पर सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे मान लिया कि मैंने आपको बोला 5 मीटर, ठीक है, ये मैंने लेंथ बोला, क्या बोला, लेंथ, ठीक है, लेंथ मेरा 5 मीटर है। और मैंने एक और एग्जांपल मैं लेती हूं, जैसे आप दरवाजे को बोलोगे कि डोर ओपन करो, तो डोर का क्या होता है, वो बाहर की तरफ भी खुलता है और अंदर की तरफ भी खुलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई बोलेगा विंडो ओपन करने, तो हम लोग के माइंड में, अगर मान कि मैं नई जगह पे गई हूँ और कह रही कि हमको किसी ने कहा कि आप विंडो को ओपन कर दो, तो मैं उससे पूछूंगी कि बाहर की तरफ ओपन होगा कि अंदर की तरफ ओपन होता है, क्वेश्चन आएगा ना। डायरेक्शन मेंशन किए ना, मैग्नी डायरेक्शन मेंशन किए कि नहीं किए, किधर ओपन होगा, किधर मैं फोर्स लगाऊं, बाहर की तरफ फोर्स लगाऊं या अंदर की तरफ फोर्स लगाऊं, ठीक है। मैं विंडो को ओपन करने के लिए मेरे माइंड में एक बात आई कि मैं विंडो को बाहर की तरफ ओपन करूं या अंदर की तरफ ओपन करूं, डायरेक्शन मेंशन की है। तो जिसमें हम लोग को डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू, जैसे लेंथ कितना है, 5 मीटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट का पूछेंगे ये लेंथ कितना है, 5 मीटर है, ठीक है। कोई भी हम सामान लेने जाते हैं, तो मान लीजिए हम लोग कुछ भी ग्रोसरी लेने गए, हम लोग कहते हैं कि 5 kg है, 10 kg है, ये तो नहीं बोलते ना 5 kg नॉर्थ में है, 10 kg साउथ में है, ये नहीं लगाते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू बताते हैं। समझ में आ रही बात, डायरेक्शन हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, ओनली मैथमेटिकल वैल्यू बताते हैं। समझ में आ रही है बात, तो जिसमें आपको सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू हो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना हो तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैथमेटिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल वैल्यू। समझ में आ रही है बात, तो जिसमें भी हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ यानी कि मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन मेंशन करना पड़े, जैसे हम बोलेंगे हम चले 5 किलोमीटर ईस्ट चलें, ठीक है, तो 5 किलोमीटर ईस्ट यानी कि मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी मेंशन किए, तो इस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। समझ में आ रहा है। और मैंने कहा कि सिर्फ 5 kg, आप खुद ही कोई भी सामान लाते होगे, कोई भी ग्रोसरी लाते होगे, तो आप ये तो नहीं बोलते होगे 5 kg ईस्ट में दीजिए, ये तो नहीं लगाते हो, डायरेक्शन तो नहीं लगाते उनके साथ। तो सिंपल सी बात है कि जहां पर डायरेक्शन लगाना पड़ जाए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, और जहां पर डायरेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं डोर ओपन करने आपको बोला, तो आपके मन में ये आएगा डोर ओपन करेंगे तो हम लोग फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के ना ओपन करेंगे, तो फोर्स हम किधर लगाएं, अंदर की तरफ लगाएं या उसको बाहर की तरफ लगाएं, क्योंकि डोर दोनों साइड खुलता है, अंदर की तरफ भी खुलता है किसी डोर में बाहर की तरफ भी खुलता है। तो मेरे दिमाग माइंड में ये सेट हुआ कि डोर को खोलना है बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, डायरेक्शन मेंशन किए। समझ में आ रहा है, तो जिस केस में भी डायरेक्शन मेंशन करना पड़े उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। स्केलर क्वांटिटी का सबसे पहला एग्जांपल लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, लेंथ, टाइम। टाइम हम लोग बताते हैं ना, 5 बज गया, 4 बज गया, 8 बज गया, ये तो नहीं बताते हैं। 8 बज गया ईस्ट में, 4 बज गया नॉर्थ में, ये तो नहीं ना कहीं बताते हैं। स्पीड, वर्क, एनर्जी, etc, ये जितना भी नाम आप देख रहे हो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया। ये जो भी मैंने एग्जाम्पल में नाम लिखा है इसको सबको आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर के बाद फिर से थर्ड चैप्टर। यानी कि जो भी नाम मैं लिख रही हूं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वो नया टर्म है, वो आपकी शुरुआत है, यानी कि आपको ये सब टर्म पढ़ना है आगे जाकर के, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप ले लेते हो, वेक्टर क्वांटिटी का आप एग्जाम्पल क्या ले लोगे, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सब नया टर्म है बच्चों। फोर्स तो आप लोग नॉर्मल जानते होगे फोर्स, लेकिन डिटेल में नहीं जाने होगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं जाने होगे फोर्स। फोर्स जानते होगे आप लोगों को फोर्स क्या होता है,
लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे फोर्स, और कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, सब जानेंगे। वेलोसिटी भी आप लोग के लिए नया टर्म है यहाँ पर। स्पीड तो आप लोग पढ़े हो बचपन में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी भी आपके लिए नया टर्म हो गया। एक्सेलरेशन भी आपके लिए नया टर्म हो गया, इसको भी मैं बताऊंगी, तो धीरे धीरे बताएंगे आपको। जब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि एक्सेलरेशन बताने के लिए हम लोग को वहां पर डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है, इसलिए एक्सेलरेशन हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, पीटीसी कर लो, बहुत सारा एग्जाम्पल है, सब बताऊंगी आपको। तो यहां पर आपको सबसे पहले मैंने रेस्ट और मोशन क्लियर किया कि रेस्ट और मोशन, फिजिक्स में रेस्ट और मोशन आप आंख बंद करके नहीं बता सकते हो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में और ये ऑब्जेक्ट मोशन में, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो। आपको फिजिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बताना है या कोई ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में बताना है, तो आप किसके रेफरेंस में बताओगे? सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट को क्लियर करोगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, किसके रेफरेंस में बताना है। रेफरेंस पॉइंट फिक्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप बताइए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारे फिजिक्स में दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जिसके साथ सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू हो तो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, और मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन मेंशन करना पड़े तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी ओनली मैथमेटिकल वैल्यू, स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैथमेटिकल वैल्यू, वेक्टर क्वांटिटी में मैथमेटिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन। अगर मैथमेटिकल वैल्यू के साथ डायरेक्शन नहीं होगा तो वो स्केलर हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं कोई विंडो ओपन कर रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ मैं फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊं, बाहर की तरफ लगाऊं या अंदर की तरफ लगाऊं। ठीक है, तो वहां पर हम लोग डायरेक्शन मेंशन कर दिए, डायरेक्शन मेंशन किए, तो डायरेक्शन जहां पर मेंशन करना होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इस जो हम एग्जांपल इसमें दिए हैं, इसको पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, फिर हम लोग का सेकेंड चैप्टर आएगा, फिर थर्ड चैप्टर आएगा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस आपका मन होना चाहिए और आपका ध्यान होना चाहिए पढ़ने में। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। तो यहां पर आप लोग बच्चों दो टर्म जरूर याद रखिएगा, एक तो मैंने बताया कि रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टर्म जो हमारा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, उसके बाद में उस पर आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस हम जो कहते हैं, बहुत आसान सा टर्म है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोलें ऑब्जेक्ट बोलें एक ही चीज है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल्स इज नोन एज डिस्टेंस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लेना, इज नोन एज डिस्टेंस। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by particles is known as displacement। ठीक है, देखो आप लोग क्या है कि हम लोग को अगर किसी पोजीशन पे जाना है, कहीं पे जाना होता है, तो असल में उसका दो रास्ता होता है। ऐसे एक होता है जो एक्चुअल पाथ होता है उसका, ठीक है, एक होता है शॉर्टकट। तो जो शॉर्टकट पाथ होता है ना, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि आप, मैं एक एग्जांपल देती हूं, जैसे मेरा एक पोजीशन है ए, ठीक है,
और एक पोजीशन है बी, ठीक है, ये दो पोजीशन है मेरा, क्या है, एक ए पोजीशन है और एक बी है। ए को कहाँ जाना है, कोई भी पार्टिकल को ए से बी तक जाना है, कहाँ तक जाना है, ए से बी तक, ठीक है। ए से बी तक जाने का बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। तो आप यहां से ऐसे घूम करके जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, या आप ऐसे घूम फिर करके जा सकते हो, या आप इधर से घूम फिर करके यहां जा सकते हो, ठीक है। बहुत सारा रास्ता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने का बहुत सारा रास्ता है, ठीक है ना। ए से बी जाने का इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, बहुत सारा रास्ता है, ठीक है। तो जो ये लॉन्गेस्ट पाथ जो है ना, ठीक है, जो लॉन्ग पाथ है वो इसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये इतना घूम के जाने की क्या जरूरत थी, यहाँ ए से डायरेक्ट बी पे चले जाता, ठीक है ना। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये बहुत सारा रास्ता, ये सब क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन उसी रास्ते का अगर कोई शॉर्टेस्ट पॉइंट आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, तो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल्स। आप लोग भी कहीं पर कहीं जाते हो तो एक लॉन्ग पाथ आपको मिलता है और कहीं कहीं पे हम लोग शॉर्टकट रास्ता खोज लेते हैं। तो जो शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं ना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है यानी कि जो एक्चुअल रास्ता है उसका, वो कहलाता है हमारा डिस्टेंस। क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है, आप किस पॉइंट से किस पॉइंट से जा रहे हो। मैंने देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मैंने बताया कि मैं ए से बी पे जा रही हूं, तो एरो को मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है, एरो को मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया। दूसरी बात, डिस्टेंस जो होता है ये कभी जीरो नहीं होता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। आप 5 किलोमीटर चले हो, फिर आप चल गए 5 किलोमीटर, तो आप क्या, अगर आपसे कोई डिस्टेंस बोलेगा तो आप सबको ऐड करके बताओगे 10 किलोमीटर मैंने चला आज, बताओगे ना, 10 किलोमीटर मैंने चला। तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को यहां पर थोड़ा क्लियर रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट डिस्कस करूंगी, क्योंकि ज्यादा बता देने से आपको क्या हो जाएगा, स्किप होने लगेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, आगे क्लियर